तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं ऊर्जा संसाधन या फिर एनर्जी रिसोर्सेस आखिर होते क्या हैं। तो ऐसे संसाधन जिसका उपयोग करके हम ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोयला और पेट्रोलियम, ये क्या है? ऊर्जा संसाधन होते हैं ना। कैसे हैं ऊर्जा संसाधन? देखिए, जैसे कोयला है तो इसका प्रयोग हम थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पन्न करने के लिए करते हैं, तो ये एक प्रकार का ऊर्जा संसाधन है, इससे हम ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम से भी हम ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी देश या फिर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करता है ना। तो देखिए, कोई देश हो या फिर कोई प्रदेश हो, उसका विकास काफी ज्यादा डिपेंड किस पर करता है? वहां पर ऊर्जा के संसाधन कितने हैं या फिर एनर्जी के रिसोर्सेस कितने हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो एक होते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और एक होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो ये जो ऊर्जा संसाधन है ये सीमित मात्रा में, इसके अलावा इसका अर्थ है कि ये एक बार उपभोग कर लिए जाने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। मतलब ये जो ऐसे ऊर्जा स्रोत है जो कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोयला, कोयला भी हम बहुत तेजी से यूज कर रहे हैं, एक समय ऐसा है कि कोयले की मात्रा बहुत कम हो जाएंगी या फिर एक टाइम के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। विश्व भर में इस आधार पर ये लगभग 90% ऊर्जा उपभोग के लिए प्रदान करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस विश्व में किसी ऊर्जा स्रोत का है तो वो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये लगभग विश्व को 90% ऊर्जा देते हैं ना। कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस गैस और परमाणु ईंधन। देखिए, जैसे कोयला, सबसे ज्यादा यदि बिजली बनाने की बात की जाए विश्व में या फिर देश में, तो कोयले से ही बिजली बनती है थर्मल पावर प्लांट में, है ना। इसके अलावा पेट्रोलियम आपको पता ही है कितना ज्यादा यूज होता है, प्राकृतिक गैस और परमाणु ईंधन। तो अनवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं इनका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इसके अलावा नवीकरणीय के अंतर्गत क्या आते हैं? ये ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो कि प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है ना। तो जो प्राकृतिक स्रोतों से जो हम ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। जैसे जल का प्रयोग करके हम विद्युत बनाते हैं, जो सनलाइट है उसका प्रयोग करके हम सौर ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें है, यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकते और लगातार इसमें नवीनीकृत किया जा सकता है ना। ये ऐसे ऊर्जा स्रोत होता है जिनकी समाप्ति कभी नहीं होगी। जैसे कि सन है तो ये सन कभी खत्म नहीं होने वाला, हमें सौर ऊर्जा लगातार मिलती रहेगी। जल है तो ये जल भी हमें लगातार मिलता रहेगा और इससे हम बिजली बनाते रहेंगे। इसके अलावा पवन है तो पवन ऊर्जा के थ्रू भी हम बिजली बनाते हैं। भूतापीय ऊर्जा है, बायोमास है, बायोगैस है। तो ये जो नवीकरणीय ऊर्जा है ये ऐसे सोर्स होते हैं जो कि कभी समाप्त नहीं होने वाले और इससे हम लगातार उपभोग करते रहेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन। तो उत्तर प्रदेश में अप्रैल 1959 में राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था। तो ये थोड़ा आपको डेट याद रखनी है। विद्युत सुधार अधिनियम 1999 प्रदेश में 2000 में लागू किया गया। इस कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद की समस्त संपत्तियों, अधिकारों, दायित्वों और कार्मिकों को 3 निगमों में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो देखिए, विद्युत सुधार अधिनियम आया था 2000 में उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया? जो राज्य विद्युत परिषद था, है ना, इसके जो दायित्व थे, अधिकार थे, ये सारी चीजों को 3 निगमों में स्थानांतरित किया गया। अब हम उन 3 निगमों को अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए कौन कौन से निगम है। पहला है उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, है ना। इसका काम क्या है? ठीक है, तो जो भी तापीय विद्युत केंद्र होते हैं या फिर उससे उत्पादन होता है तो उसका उत्पादन का जिम्मा इसके पास है। इसके अलावा दूसरा है उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इसका काम क्या है? जल विद्युत के उत्पादन के लिए, ये जिससे भी हम जल से जहां पर भी विद्युत बनाते हैं तो उसके लिए ये निगम बनाया गया है। इसके अलावा एक है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका काम क्या है? वितरण एवं विद्युत प्रदाय का कार्य करना, जो भी वितरण होता है विद्युत का उसका कार्य करना। तो ये 3 निगम बनाए गए हैं और तीनों के ये अलग अलग काम सौंपे गए हैं। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन केंद्र कौन कौन से? तो ताप विद्युत केंद्र होते हैं, एक जल विद्युत केंद्र होते हैं और एक नाभिकीय विद्युत केंद्र होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी मुख्यतः इन तीनों से ही विद्युत का उत्पादन किया जाता है और खासतौर पर ताप विद्युत केंद्रों से यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको। तो प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। सबसे पुराना या फिर सबसे प्राचीन उत्तर प्रदेश का ये ताप विद्युत केंद्र है। जिला कहाँ पर है? तो ये अलीगढ़ में पड़ता है, आप मैप में देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी क्षमता कितनी है? तो 220 मेगावाट इसकी क्षमता है। रूस के सहयोग से 1968 में इसका पुनरुद्धार किया गया है ना। तो देखिए, इसकी स्थापना तो 1942 में हो गई थी, लेकिन 1968 में रूस की सहायता से इसका पुनरुद्धार किया गया या फिर इसका रिस्टोरेशन किया गया। 2012 में, है ना, 250 मेगावाट की 2 यूनिट हरदुआगंज विस्तार 1 के नाम से परियोजना शुरू की गई और इसका उत्पादन यहाँ पर बिजली का स्टार्ट किया गया। इसके अलावा 660 मेगावाट की हरदुआगंज विस्तार 2 परियोजना के नाम से 2018-19 से यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। कुछ यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए हैं। यह प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए यह प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र है। तापीय ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक राज्यों में
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात है ना। जो हम थर्मल पावर प्लांट से या फिर कोयले के थ्रू बिजली बनाते हैं तो उसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात प्रमुख राज्य हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है परीक्षा ताप विद्युत केंद्र, है ना। तो झांसी में है ये, पहले भी हमने पढ़ा है। परीक्षा नामक स्थान कहाँ पर है? झांसी में। तो झांसी जनपद के परीक्षा नामक स्थान पर ये स्थित है। मैप में आप लोकेशन देख लीजिए झांसी की। क्षमता कितनी है? तो 640 मेगावाट यहाँ पर विद्युत उत्पादन होता है। इसके अलावा 500 मेगावाट की विस्तार परियोजना की पहली इकाई 2012 से भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं ओबरा ताप विद्युत केंद्र। तो इसकी स्थापना 1971 में पूर्व सोवियत संघ या फिर जिसे हम यूएसएसआर भी बोलते हैं उसकी सहायता से हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र, इसकी सहायता किस देश की सहायता से हुई थी? तो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1971 में। अगला पॉइंट है सोनभद्र जनपद में यह स्थित है ना। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? सोनभद्र जनपद, आपको पता होगा यहाँ पर है सोनभद्र जनपद। क्षमता कितनी है इसकी? तो 1288 मेगावाट की यहाँ पर विद्युत उत्पादन क्षमता है इसमें। इसके अलावा सिंगरौली कोयला खान से कोयले की आपूर्ति इसमें की जाती है ना। तो सिंगरौली कोयले खान जो यहाँ पर पास में ही है, तो उससे यहाँ पर कोयले की आपूर्ति की जाती है। इससे जल की आपूर्ति रिहन नदी से होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें जो जल की आपूर्ति होती है वो रिहन नदी से होती है। देखिए थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोयले का यूज किया जाता है, इसके अलावा जल का यूज किया जाता है और इनको मिला करके एक स्टीम बनाई जाती है और स्टीम के द्वारा टरबाइन घुमाई जाती है और उससे फिर विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से थर्मल पावर प्लांट काम करते हैं। तो इसमें जो जल की आपूर्ति हो रही है वो रिहन नदी से हो रही है और कोयले की आपूर्ति सिंगरौली के कोयला खान से हो रही है। अगला है अनपरा ए ताप विद्युत केंद्र। ये कहाँ पर है? तो ये भी सोनभद्र में लोकेटेड है। इसके अलावा इसकी क्षमता 1630 मेगावाट है ना। तो ये भी सोनभद्र का ही है। इसके अलावा एक और है अनपरा डी ताप विद्युत केंद्र। तो इसका जिला भी सोनभद्र पड़ता है। इसके अलावा इसकी क्षमता कितनी है? तो 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है ना। तो दोनों आपको याद रखना, अनपरा ए और अनपरा डी। इसके अलावा इस परियोजना की 500 मेगावाट की प्रथम यूनिट 31 मार्च 2015 से शुरू हो गई है ना। तो इसकी जो एक यूनिट है वो 500 मेगावाट जिसकी क्षमता है, तो 2015 31 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर कवर किया, यह है ताप विद्युत केंद्र जापान के JVIC कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ कवर किया है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला है मेजा ताप विद्युत परियोजना। तो इसका जिले की बात करूँ तो प्रयागराज की मेजा तहसील में ये सिचुएटेड है ना। आप यहाँ पे देख लीजिए मैप में लोकेशन, प्रयागराज जिले में स्थित है। इसके अलावा इसकी क्षमता की बात करूँ तो 1320 मेगावाट की इसकी टोटल क्षमता है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना या फिर भारत सरकार का जो NTPC उपक्रम है और उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी ये संयुक्त परियोजना है या फिर ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अप्रैल 2019 से एक अन्य इकाई 660 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, जिला याद रखना है, इसके अलावा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और आपको इसकी क्षमता भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है घाटमपुर परियोजना। तो इसका जिला कौन सा है? कानपुर नगर जनपद के रामाबाई नगर में ये सिचुएटेड है। तो ये आप लोकेशन देख लीजिए मैप में। इसके अलावा क्षमता की बात करूं तो 1980 मेगावाट इसकी क्षमता है। उत्तर प्रदेश सरकार और नेवेली लिग्नाइट की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार और जो नेवेली लिग्नाइट है उसकी ये संयुक्त परियोजना है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने कवर किए। प्रदेश में NTPC द्वारा संचालित जो गैस आधारित संयंत्र है, देखिए जो यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र है वो दो प्रकार के हैं, एक तो गैस आधारित है और एक तो कोयला आधारित है। तो जो गैस आधारित संयंत्र है वो कौन कौन से हैं? औरैया ताप विद्युत केंद्र है ना, औरैया में है। आंवला ताप विद्युत केंद्र ये बरेली में है। इसके अलावा दादरी ताप विद्युत केंद्र ये गौतम बुद्ध नगर में। तो ये आपको 3 याद रखना है, ये गैस आधारित संयंत्र है। इसके अलावा आगे हम देखते हैं निजी क्षेत्र के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र जो है उनको हम देख लेते हैं ना। अभी हमने सार्वजनिक क्षेत्र के थे, अब हम निजी क्षेत्र के देखते हैं। तो एक है रोजा ताप विद्युत केंद्र, एक है बारा ताप विद्युत केंद्र और एक है ललितपुर ताप विद्युत केंद्र। ये सारे निजी क्षेत्र के अर्थात प्राइवेट कंपनियों के द्वारा संचालित है। तो देखिए पहले हम रोजा ताप विद्युत केंद्र की बात करते हैं। तो इसका जिला कौन सा है? शाहजहांपुर में ये स्थित है। इसके अलावा इसकी क्षमता कितनी है? तो 300 मेगावाट की 4 इकाइयां यहाँ पर कार्यरत है। आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, किंतु 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया। ठीक है, तो इसकी स्थापना तो आदित्य बिरला ग्रुप ने की थी, लेकिन बाद में 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, सीधा सा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो इसकी लोकेशन भी आपको याद रखना है, ईयर भी याद रखना है। अगला है बारा ताप विद्युत केंद्र। तो इसका जो जिला है कहाँ पर है? ये प्रयागराज जनपद में स्थित है, बारा तहसील में प्रयागराज की। क्षमता की बात करूं तो 660 मेगावाट की 3 इकाइयां यहाँ पर कार्य कर रही हैं। JP समूह के द्वारा ये संचालित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। देखिए प्राइवेट है इसलिए आपको समूह का नाम भी याद रखना है, इसके अलावा जिला भी याद रखना है। अगला है ललितपुर ताप विद्युत केंद्र। तो ललितपुर में ये सिचुएटेड है।
इसके अलावा इसकी क्षमता 660 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं और बजाज ग्रुप के द्वारा ये संचालित है ना। तो तीनों को आपको याद रखना है। रोजा किसके द्वारा संचालित है वर्तमान में? रिलायंस ग्रुप के द्वारा। 12 ताप विद्युत केंद्र जेपी के द्वारा संचालित है और ललितपुर ताप विद्युत केंद्र बजाज ग्रुप के द्वारा संचालित है। तीनों के आपको जिले भी याद रखने हैं और किस ग्रुप के द्वारा संचालित है ये भी आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इसके अलावा 660 मेगावाट की प्रथम यूनिट सितंबर 2015 से यहाँ पर चालू की गई है एक और, है ना। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजना या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो पहली है रिहंद्र जल विद्युत परियोजना। इसका जिला आपको पता ही होगा, हमने पहले भी चर्चा की है। सोनभद्र जिले के पीपरी नामक स्थान में ये स्थित है। सोन की जो सहायक नदी है रिहंद नदी है। चलिए यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सोन नदी पे कौन सा एक डैम स्थित है या फिर कौन सी परियोजना स्थित है। इसके अलावा सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये दो आप क्वेश्चन के आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में चर्चा की हुई है। आगे इसकी क्षमता की बात करूँ तो 30 लाख किलोवाट इसका उत्पादन क्षमता है। 50-50 मेगावाट की 6 इकाइयां यहाँ पर कार्यरत हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कितनी इकाइयां हैं और कितने कितने मेगावाट की हैं। इस परियोजना को गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे उसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। उत्पादित विद्युत रेणुकूट के एल्यूमिनियम उद्योग, चुर्क के सीमेंट उद्योग, मध्य भारत के रेल मार्गों आदि का विद्युत आपूर्ति इससे की जाती है ना। तो इस जो ये परियोजना है इससे किस किस में विद्युत सप्लाई की जाती है। तो जो एल्यूमिनियम उद्योग इंस्टॉल है रेणुकूट में, इसके अलावा चुर्क में जो सीमेंट उद्योग है और भारत में जो रेल मार्ग है मध्य भारत के, वहां पर इस परियोजना से विद्युत की आपूर्ति की जाती है। एक फैक्ट मैंने यहाँ पर कवर किया है, इस परियोजना के अंतर्गत मानव निर्मित जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है या फिर भारत की भी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ना। तो मैंने आपको जब डैम वाले चैप्टर पढ़ाया था बताया था कि जो एक डैम होता है ना, तो उसके पीछे एक वाटर रिजर्वियर बन जाता है, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम झील बोलते हैं या फिर मानव निर्मित झील बोलते हैं। तो जो रिहंद जल विद्युत परियोजना की जो पीछे की झील है या फिर वाटर रिजर्वियर है, वो भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगली है शारदा जल विद्युत परियोजना। तो इसका जिला कौन सा है? बनवासा पीलीभीत नामक स्थान पर शारदा नहर में ये निर्मित है। तो आपको जिला याद रखना है। इसके अलावा इसकी क्षमता 41,400 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है ना। आप ये जिला मैप में भी देख लीजिए, मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा उत्पादित विद्युत की आपूर्ति पीलीभीत, बरेली, लखनऊ, सीतापुर आदि क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु एवं उद्योगों हेतु की जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। माता टीला जल विद्युत परियोजना। तो ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से निर्माण किया गया। तो डैम हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ललितपुर जिले में इसको बनाया गया है और बेतवा नदी पर यह है। इसकी क्षमता कितनी है? तो लगभग 30 मेगावाट का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। उत्पादित विद्युत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जिलों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है ना। तो मध्य प्रदेश के कुछ जिले और उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहां पर इससे विद्युत की आपूर्ति की जाती है। अगला है ओबरा जल विद्युत केंद्र। तो सोनभद्र जिले के ओबरा नामक स्थान पर रिहंद नदी पर इसको बनाया गया है। क्षमता 99 मेगावाट है इसकी, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है शीतला जल विद्युत केंद्र। तो ये कहाँ पर है? झांसी जिले के मोठ नामक स्थान पर ये स्थित है, मैप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी क्षमता कितनी है? तो 3.6 मेगावाट इसकी क्षमता है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर किया, भारत सरकार की MNI की वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की नहरों में 460 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता होती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो भी नहरों हैं उसमें 460 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है परीक्षा जल विद्युत परियोजना। तो ये कहाँ पर है? झांसी जिले के बेतवा नदी पर स्थित है, परीक्षा नामक स्थान पर। इसके अलावा इसकी क्षमता कितनी है? तो 2 यूनिट है 110 मेगावाट की। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है राजघाट जल विद्युत परियोजना। तो ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है, ये पहले हमने डिस्कस किया हुआ है डैम में, तो आपको पता ही होना चाहिए। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ना, तो इंपॉर्टेंट है, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला है खारा जल विद्युत परियोजना। तो सहारनपुर जिले में यमुना नदी पर यह स्थित है, आप मैप में देख लीजिए सहारनपुर, पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। क्षमता कितनी है? तो 72 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है या फिर क्षमता है। अन्य कुछ पॉइंट मैंने यहाँ कवर किए हैं। राज्य सरकार के द्वारा 2009 में लघु जल विद्युत नीति की घोषणा की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन बनेगा, लघु जल विद्युत नीति कब घोषित की गई थी? तो 2009 में घोषित की गई थी और इस नीति के अनुसार 25 मेगावाट तक की परियोजना को लघु जल विद्युत परियोजना कहा जाएगा, है ना। तो ये आपको पता ही होगा, जो लघु जल विद्युत परियोजना होती है वो 25 मेगावाट से जो कम वाली होती है वो लघु जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत आती हैं। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं की बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है नाभिकीय विद्युत परियोजना? नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र।
तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो बुलंदशहर में ये सिचुएटेड है, नरोरा नामक स्थान पर, गंगा नदी के किनारे, है ना। तो ये आपको स्थान भी याद रखना है नरोरा, इसके अलावा बुलंदशहर जिला भी आपको याद रखना है। मैंने मैप में भी आपको मेंशन किया है तो आप देख सकते हैं। इसकी क्षमता कितनी है, 220 मेगावाट इसकी क्षमता है। यह संयंत्र स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबाव युक्त एवं भारी जल D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं पर आधारित है ना। तो ये स्वदेशी निर्मित, इसकी जो भी डिजाइन है वो स्वदेश निर्मित है। इसके अलावा उन्नत दबाव तकनीक पर ये काम करता है और भारी जल पर आधारित है ना। पहली इकाई इसकी कब इंस्टॉल हुई थी, तो जनवरी 1991 में, और दूसरी इकाई इसकी कब हुई थी, तो 1992 में इसकी दूसरी इकाई ने कार्य करना स्टार्ट किया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुई थी सन 1948 में की गई थी। तो ये अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने कवर किया है तो आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की जो स्थापना थी वो 1954 में की गई थी। तो यहाँ से मैंने अलग से कुछ फैक्ट डाल दिए हैं तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अन्य यदि हम चर्चा करें तो डॉक्टर होमी जहांगीर जो भाभा हैं वो भारत में परमाणु शक्ति के जनक कहे जाते हैं। तो आपको पता ही होगा, है ना, जो होमी जहांगीर बाबा थे तो इनका भारत के परमाणु कार्यक्रम में काफी ज्यादा योगदान है। इसके अलावा तारापुर जो परमाणु संयंत्र है महाराष्ट्र का, ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो कुछ अन्य मैंने नाभिकीय परियोजनाओं के संबंध में कुछ अलग अन्य फैक्ट कवर किए हैं तो आपको याद रखने हैं। आगे है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, है ना। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा या फिर बायो ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा की यदि मैं बात करूं तो प्रदेश में सौर ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई थी, है ना। सौर ऊर्जा के संबंध में जो ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना या फिर वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना ये कब की गई थी, तो 1983 में की गई थी। सीधा सीधा फैक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे। शोध विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र को थोड़ा हम समझ लेते हैं। प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से यूनिपेडा द्वारा घोसी मऊ, चिन्हट लखनऊ और कन्नौज में इसकी स्थापना की गई है। शोध विकास और प्रशिक्षण संस्थान की हम बात कर रहे हैं ना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के संबंध में, तो इनके जो शोध विकास संस्थान है इनकी स्थापना कहाँ कहाँ की गई है, तो ये आपको याद रखना है। महू जिले की एक जगह है घोसी, चिन्हट, लखनऊ और कन्नौज में, इन स्थानों में की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ फैक्ट मैंने यहाँ कवर किए। भारत में सौर ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक राज्यों में क्रमशः राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा से वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ना। तो 2022 अभी चल ही रहा है, तो 2022 तक कितने गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। तो ये अलग से फैक्ट आपको याद रखना है। ग्रिड संयोजित और फोटोवोल्टिक पावर प्लांट क्या है, तो अनुसंधान परियोजना के तहत 1992 में मऊ जनपद के सरायवादी गांव, अलीगढ़ जनपद के कल्याणपुर गांव, बस्ती जनपद के हरैया गांव में 100 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना की गई है ना। तो सौर ऊर्जा जिससे हम बनाते हैं तो उसकी स्थापना इन जगहों पर की गई है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा नई ऊर्जा नीति जो 2017 में आई थी उसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा 2022 तक 10,700 मेगावाट ग्रिड संयोजित सौर पावर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है ना। तो जो हम सौर ऊर्जा से विद्युत बनाते हैं तो उसका लक्ष्य रखा गया है 2022 तक कितने मेगावाट का, 10,700 मेगावाट का। सोलर सिटी कार्यक्रम क्या है, तो प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से आगरा, प्रयागराज एवं मुरादाबाद शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है ना। तो सोलर सिटी कार्यक्रम सीधे आपसे पूछ लेगा क्या है, तो ठीक है। तो प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद ये जो शहर हैं कुछ, इनको सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत प्रदेश के जालौन, कानपुर, देहात, मिर्जापुर, प्रयागराज जिलों में सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो एक और है सोलर पार्क योजना केंद्र सरकार की, तो इन जिलों में या फिर जनपद में सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मैप में भी मेंशन किया है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं पवन ऊर्जा या फिर विंड एनर्जी की। तो केंद्र सरकार की एक संस्था है MNIE की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 80 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा से 1260 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता मौजूद है ना। तो देखिए एक संस्था है केंद्र सरकार की, इसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जो प्रदेश है वहां पर 80 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1260 मेगावाट की विद्युत क्षमता मौजूद है। तो ये आपको याद रखना है। प्रदेश में 80 मीटर की ऊंचाई का पहला जो विंड मॉनिटरिंग मास्ट शाहजहांपुर जनपद में स्थापित किया गया है ना। तो पहला जो इंस्टॉल किया गया था वो कहाँ किया गया था, शाहजहांपुर में स्थापित किया गया था। प्रदेश के गोरखपुर, महोबा तथा चित्रकूट जनपद में भारत सरकार के सहयोग से पवन ऊर्जा हेतु मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ठीक है, तो पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु गोरखपुर, महोबा और चित्रकूट में भी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं। तो सारे देखिए जिले मैंने मैप में बताए हैं, आप देख सकते हैं। कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट कवर किए हैं।
देश में पवन ऊर्जा से तापीय एवं जल विद्युत के बाद सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है ना। तो देश में सबसे ज्यादा किससे किया जाता है? तापीय विद्युत केंद्रों से किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट से किया जाता है, फिर जल विद्युत से किया जाता है, उसके बाद पवन ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। तो ये भी इंडियन ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट मैंने कवर किए हैं, तो आपको याद रखने हैं। आगे है बायोमास एनर्जी या फिर बायोमास ऊर्जा। वन, कृषि, उद्योग आदि के जो अवशिष्ट होते हैं उससे जो हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसे हम बायोमास ऊर्जा कहते हैं ना। देखिए, जो भी हम वन हो गए, कृषि हो गई, कृषि में बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उद्योगों में बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, तो उससे हम जो बिजली का उत्पादन करते हैं उसे हम बायोमास ऊर्जा कहते हैं। प्रदेश में कृषि अवशिष्टों पर आधारित निजी क्षेत्र में 2 बायोमास इको पावर प्लांट हैं। कहाँ कहाँ पर है? मथुरा में है 16 मेगावाट का और कानपुर में है 15 मेगावाट का। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। प्रदेश में 2008 में गाजीपुर शहर के राइस प्रोसेसिंग प्लांट में 15 मेगावाट का कंबशन वेस्ट बायोमास पावर प्रोजेक्ट के तहत लगाया गया। ठीक है, तो देखिए 2008 में गाजीपुर में एक राइस प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया था। इसमें जो विद्युत उत्पादन, जो इसमें विद्युत सप्लाई की जाती है वो कंबशन, जो यहाँ पर एक बायोमास पावर प्रोजेक्ट है उसके थ्रू की जाती है, जो कि 15 मेगावाट का है ना। तो आपको याद रखना है। कुछ फैक्ट अन्य यहाँ पे कवर किए हैं। भारत सरकार के द्वारा 2022 तक 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से। इसके अलावा लखनऊ के चिड़ियाघर में एक राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है ना। तो ये सारे फैक्ट अन्य मैंने कवर किए हैं, तो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रदेश में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र ऊपरी गंगा नहर पर निर्मित है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऊपरी गंगा नहर पर स्थित है। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत तापीय ऊर्जा से होता है ना, मतलब थर्मल पावर प्लांट से सर्वाधिक विद्युत उत्पन्न की जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये पॉइंट। प्रदेश का पहला जो तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर है? रिहंद बांध पर बनाया गया है। तो देखिए, जो रिहंद डैम में गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कृत्रिम झील है वहां पर एक तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया है। ये हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है, तो आपको याद रखना है। प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की कुल 7 विद्युत उत्पादन केंद्र है, जिसमें से 3 गैस आधारित हैं और 4 कोयला के आधारित है। तो ये मैंने पॉइंट आपको पहले डिस्कस करा है, गैस आधारित कौन कौन से हैं, है ना। अब हम यहाँ पे कोयला आधारित डिस्कस कर लेते हैं जो कि एनटीपीसी के द्वारा संचालित है। तो एक है फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना, ये रायबरेली में है। एक है टांडा ताप विद्युत केंद्र, ये अंबेडकर नगर में है। एक है सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र, तो ये सोनभद्र में, और एक है रिहंद ताप विद्युत केंद्र, तो ये सोनभद्र में। ये कैसे हैं? कोयले आधारित हैं। उसके पहले गैस आधारित हमने 3 डिस्कस किए हुए हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत प्रदूषण रहित होते हैं। ठीक है, तो जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं वो प्रदूषण रहित होते हैं, मतलब प्रदूषण से फ्री होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम विधानमंडल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में समझते हैं। तो राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, विधानमंडल के अंग होते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 168 के अनुसार राज्यों में विधानमंडलों के गठन का प्रावधान किया गया है या फिर व्यवस्था की गई है ना। कहाँ पर इसको दिया गया है? भारतीय संविधान के 168 आर्टिकल में विधानमंडल के बारे में दिया गया है। अब देखिए, जैसे केंद्र में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होती है, ये संसद के अंग होते हैं। उसी प्रकार से कुछ राज्यों में, ठीक है, विधानमंडल का प्रावधान किया गया है जिसमें 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ऐसे देखिए, वर्तमान में 6 राज्य जहाँ पर विधान परिषद की व्यवस्था की गई है ना, मतलब यहाँ पर 3 अंग होते हैं। बाकी जितने भी राज्य हैं वहाँ पर सिर्फ 2 ही अंग होते हैं, विधानसभा और राज्यपाल, है ना। तो देखिए, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और उत्तर प्रदेश है। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है राज्यों में, अर्थात वहां पर विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। तो ये 6 राज्य आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बारे में। तो देखिए, गठन की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 171 में या फिर 171 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया था। इसे उच्च सदन या फिर अपर हाउस भी कहा जाता है ना। तो इसका गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का 1937 में इसका गठन किया गया था। इसे हम अपर हाउस बोलते हैं। जैसे केंद्र में हम देखते हैं राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है, उसी प्रकार से राज्यों में जो विधानमंडल होता है उसमें जो विधान परिषद होता है उसको हम अपर हाउस बोलते हैं या फिर उच्च सदन बोलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 100 है या फिर 100 यहाँ पर कुल विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
आगे देखते हैं इनकी योग्यताएं क्या होती हैं विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए। तो सदन का सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक है। कौन कौन सी हम देख लेते हैं। पहली बात तो हो जाएगी कि वह भारत का नागरिक हो या फिर सिटीजन हो। इसके अलावा 30 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, उस राज्य के विधान परिषद के किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो ना। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए विधान परिषद के सदस्यता होने के लिए। कार्यकाल की बात करें तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 या फिर 1/3 जो सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह एक अस्थायी सदन है, यह एक स्थायी सदन है और कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 172 के 2 में ये प्रावधान दिया गया है ना। तो देखिए, जैसा आप राज्यसभा पढ़ते हैं केंद्र में, सेम वैसी ही यहाँ पर चीजें हैं। जैसे एज भी 30 है यहाँ पर, है ना। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाते हैं और ये एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ भी पढ़ी होंगी, तो वो सेम चीज़ यहाँ पर भी विधान परिषद में भी लागू होती हैं। और इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए, इसकी संरचना या फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या कम से कम 40 और अधिकतम उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 होना चाहिए। ठीक, तो देखिए मिनिमम तो 40 होना चाहिए, 40 से कम यहाँ पे सदस्य संख्या नहीं हो सकती। इसके अलावा विधानसभा की जितनी भी सदस्य संख्या है उसके 1/3 सदस्य विधान परिषद में होने चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के 4 राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जिन्होंने 3 बार प्रदेश के विधान परिषद के सभापति के पद पर रहे हैं, जिनके नाम क्रमशः दरबारी लाल शर्मा, वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, शिव प्रसाद गुप्त और नित्यानंद स्वामी हैं। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जो कि 3 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रहे हैं, है ना। तो ये बात भी आपको याद रखना है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। इनमें से कौन 4 बार उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सभापति रहे हैं या फिर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो चारों नाम आपको याद होने चाहिए। एक मैंने यहाँ पर फैक्ट कवर किया है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो प्रथम सभापति थे वो चंद्रभान थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की। देखिए, विधानसभा राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे निम्न सदन कहा जाता है या फिर लोअर हाउस कहा जाता है या फिर सामान्य सभा भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, देखिए विधानसभा के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा, है ना। सारे राज्यों में विधानसभा के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर विधानसभा होती ही है, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ठीक है, तो इसे लोकप्रिय सदन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो भी मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं। आगे बात करते हैं इसकी संरचना या फिर स्ट्रक्चर की बात करूं तो आर्टिकल 170 या फिर 170 के अनुसार विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होंगे और अधिकतम 500 सदस्य यहाँ पर होंगे, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 403 है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, सीधा सा एग्जाम में फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 403 है। उत्तराखंड के गठन से पूर्व प्रदेश के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 425 थी, है ना। जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, है ना, 2000 में, ठीक है, तो उस समय कितनी थी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या? तो 425 थी। लेकिन जब उत्तराखंड अलग हो गया तो यहाँ पर सिर्फ 403 मेंबर ही बचे। देखिए 9 नवंबर 2000 को जब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन किया गया उत्तराखंड का, है ना, तो यहाँ पर सिर्फ 403 सीटें ही शेष बची थी। सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, आपको चीजें पता ही होंगी। किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि इससे पूर्व भी इसको विघटित कर सके। ये आर्टिकल 172 के एक क्लॉज में दिया गया है। ठीक है, देखिए आपको पता ही होगा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है विधानसभा का, है ना। 5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री वगैरह चुन करके आते हैं। लेकिन कोई विशेष परिस्थिति है तो राज्यपाल 5 वर्ष से पूर्व भी इसको विघटित कर सकता है या फिर भंग कर सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। योग्यताओं की मैं बात करूं तो विधानसभा के सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु है यहाँ पर, है ना। जैसे लोकसभा में होता है वैसे ही यहाँ पर विधानसभा में होता है। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए मेंबर को, है ना। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अभी लाभ का पद क्या होता है ये आपने पॉलिटी में अच्छे से चीजें पढ़ी होंगी। निर्वाचन की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के वयस्क
मतदाता है ना, जिसे हम बोलते हैं 18 वर्ष ये निर्धारित की गई है के द्वारा किया जाता है ना। तो आपको पता ही होगा जो विधानसभा के मेंबर होते हैं या फिर जो हम विधायक चुनते हैं उनमें वोटिंग का अधिकार किनको होता है, जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके होते हैं ना। इससे पहले जब 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था तो उससे पूर्व ये एज कितनी थी, तो 21 वर्ष थी, है ना। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे 21 से घटा करके 18 वर्ष किया गया था, अनुच्छेद 326 में परिवर्तन करके, है ना। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। ये संविधान संशोधन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 178 के अनुसार। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही सामान्य बहुमत से किया जाता है ना। जब देखिए बैठक होती है ना, विधानसभा की पहली बैठक होती है, जब चुनाव होता है, चुन करके मेंबर आ जाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और फिर प्रोटेम स्पीकर ही मेंबर जो जितने भी मेंबर चुन करके आते हैं तो उनमें से ही एक विधानसभा अध्यक्ष और एक विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव करवाता है। विधानसभा की शक्तियों की बात करें तो देखिए विधानसभा राज्य सरकार की कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। तो ये आपको पता ही होगा, जो मेन शक्तियां होती हैं वो विधानसभा के पास ही होती हैं कानून बनाने वाली। इसके अलावा धन विधेयक के मामले में विधानसभा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है ना, मतलब जो धन विधेयक है, मनी बिल होता है, तो उसमें विधानसभा को ही पूरी शक्तियां होती हैं आर्टिकल 198 के अनुसार, है ना। आपने सेंट्रल में भी पढ़ा होगा, जब संसद को आप पढ़ते हैं तो उसमें भी लोकसभा को ज़्यादा अधिकार होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 89 है ना। तो जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, यहाँ पर जो ST SC के लिए जो आरक्षित सीटें होती है उसमें 89 संख्या निर्धारित की गई है। जो अनुसूचित जाति हैं, जैसे हम शेड्यूल कास्ट SC बोलते हैं, इनके लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं, 85 हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति हैं, जैसे हम शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, उनके लिए जो सीटों की संख्या निर्धारित है वो 4 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट प्रयागराज जनपद में है, जैसे हम पहले इलाहाबाद बोलते थे ना, यहाँ पर 11 सीटें हैं इलाहाबाद या फिर प्रयागराज जनपद में। इसके अलावा जो सबसे कम विधानसभा सीटें हैं वो श्रावस्ती जनपद में है, सिर्फ एक सीट यहाँ पर रिजर्व की गई है, सिर्फ एक सीट यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, है ना। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी, है ना। आप इमेज में भी देख सकते हैं, तो ये थे। इसके अलावा एक यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किया है, 104वें संविधान संशोधन 2020 के अनुसार लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में नाम निर्देशन के द्वारा होने वाले आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 334 में जो प्रावधान था, देखिए एक जो एंग्लो इंडियन हम नियुक्त कर देते हैं ना राज्यों की विधानसभा में या फिर लोकसभा में भी जो हम करते थे, तो वो समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष पद पर रहे हैं, जिनके नाम क्रमशः हैं। तो देखिए आत्माराम गोविंद खेर और श्रीपति मिश्र ये 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर रहे हैं ना। तो ये आप इमेज में भी देख सकते हैं इनके नाम। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद रखनी है ये चीज़। उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जिन्हें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ, तो उनके नाम कौन कौन से हैं, एक तो है बनारसी दास और एक हैं श्रीपति मिश्र। तो ये बनारसी दास जी हैं और ये हैं श्रीपति मिश्र हैं। तो ये पहले अध्यक्ष भी रहे हैं और बाद में मुख्यमंत्री बने। तो देखिए ऐसे फैक्ट अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जितने भी आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं राज्यपाल की या फिर गवर्नर की। तो देखिए केंद्र में राष्ट्रपति के समान ही राज्यों के लिए एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था की गई है, जिसे हम राज्यपाल कहते हैं ना। तो जैसे हम सेंट्रल में या फिर केंद्र में राष्ट्रपति को देखते हैं, उसी प्रकार से राज्यों में भी राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये सारी फैक्चुअल बातें हैं। नियुक्ति कैसे होती है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। इसको शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो ही राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो इसका प्रावधान आर्टिकल 155 में किया गया है ना। अभी मैंने आपको बताया था शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। देखिए नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। चलिए पदावधि की बात करें तो 5 वर्ष की इनकी वैसे पदावधि होती है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर रहते हैं, है ना। तो 5 वर्ष नॉर्मली इनकी अवधि होती है, लेकिन
राष्ट्रपति चाहे तो उससे पहले भी इनको हटा सकता है। आर्टिकल 156 में ये चीज़ें बताई गई हैं। योग्यताओं की बात करें तो आर्टिकल 157 के अनुसार इनकी योग्यताएं निम्नलिखित होनी चाहिए। तो देखिए, वह भारत के नागरिक हों, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, इसके अलावा कोई लाभ का पद ना हो, तो ये इनकी कुछ योग्यताएं होती हैं। इसके अलावा राज्यपाल संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, राज्यपाल संसद या फिर विधानसभा का सदस्य ना हो, तो ये कुछ योग्यताएं होनी चाहिए राज्यपाल के पद के लिए। एक मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई भी आपका एग्जाम हो, है ना, कि देश की प्रथम राज्यपाल, देश में किसी भी राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन रही, तो उत्तर प्रदेश की रही हैं श्रीमती सरोजनी नायडू। आज़ादी के पश्चात ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश को प्रारंभ में संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हमने पहले लेक्चर में ही डिस्कस किया था, है ना। और दोस्तों, यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उत्तर प्रदेश की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर आप देख सकते हैं जाकर के, है ना। सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। सन 1921 में संयुक्त प्रांत के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर थे, है ना। कब से कब तक इनका कार्यकाल था? तो 3 जनवरी 1921 से लेकर के 21 दिसंबर 1922 तक इनका कार्यकाल था। ये हैं सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर। देश की आज़ादी के बाद पहली जो राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू थी। तो अभी हमने डिस्कस किया है ना, 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक इनका कार्यकाल था। आगे डिस्कस करते हैं। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से राज्य का गठन किया गया या फिर फॉर्मेशन किया गया है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि पहले इसको संयुक्त प्रांत बोलते थे और 24 जनवरी 1950 को हमें उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, तो उसी दिन हम राज्य का गठन मानते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल जो थे वो कौन थे? श्री होर्मस जी पेरेंसो मोदी यहाँ के पहले राज्यपाल थे 1950 में, है ना। ठीक है। 2 मई 1949 से लेकर के 1 जून 1952 तक इनका कार्यकाल था। मोहम्मद शफी कुरैशी उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे। इसके अलावा वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, है ना। 2019 से ये अभी तक कार्यरत हैं। चलिए, एक नोट मैंने यहाँ पर कवर किया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 बार राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा फैक्ट आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा सीटों की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 80 हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, देश में सर्वाधिक हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए 17 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, ना। देखिए, लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं, जिसमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति या फिर शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित की गई है। अनुसूचित जनजाति या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं की गई है लोकसभा में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि एसटी की जनसंख्या बहुत कम है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वो 31 है ना। तो आपको याद रखना है कि सबसे सर्वाधिक जो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। तो यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, जबकि सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र है वो बाघ है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। सबसे बड़ा कौन सा है जहाँ पर मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा है। और सबसे छोटा कहाँ पर है जनसंख्या की दृष्टि से? बाघ में सबसे कम है। चलिए अब हम मुख्यमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का जो वास्तविक प्रमुख होता है ना, कार्यों एवं दायित्वों के आधार पर उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप ही कहा जाता है। ठीक है। देखिए, जो कार्यपालिका होती है ना, उसमें वास्तविक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ऐसा वैसे संविधान में बोला गया कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा, लेकिन वास्तविक जो उसकी शक्तियों का प्रयोग करता है वो मुख्यमंत्री ही करता है। राज्यपाल नॉमिनल हेड होता है ना। और प्रधानमंत्री जैसे केंद्र में कार्य करता है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री राज्य में कार्य करता है। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह शासन का प्रमुख होता है तथा मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भी करता है। तो बहुमत दल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है वह कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 164 है उसके अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट करता है, तथा उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है और उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है और नियुक्ति भी इनकी राज्यपाल ही करता है।
कुछ पॉइंट मैंने यहाँ कवर किए हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे, है ना। इनका कार्यकाल कब तक था? 1946 से 1954 तक। प्रदेश और देश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। इनका कार्यकाल 1963 से लेकर के 1967 तक था, है ना। तो ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हैं, लेकिन एक बार चूंकि हम यहाँ पर मुख्यमंत्रियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मैंने पॉइंट कवर कर दिया है ना। तो ये गोविंद वल्लभ पंत जी हैं और ये सुचेता कृपलानी है। तो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं। नारायण दत्त तिवारी प्रदेश के एकमात्र ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्य उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये, है ना। जो नारायण दत्त तिवारी हैं, चूँकि आपको पता होगा कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, है ना। 2000 में ये अलग हुआ। तो नारायण दत्त तिवारी जो हैं ये उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो इनके नाम भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जिन्होंने 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, है ना। जिनके नाम क्रमशः चंद्रभानु गुप्त, नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव हैं, है ना। तो 3 राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो कि 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये चंद्रभानु गुप्त हैं, नारायण दत्त तिवारी हैं और मुलायम सिंह यादव हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, है ना। तो ये आपको पता ही होगा, मायावती जी हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा जो मुख्यमंत्री हैं वो अखिलेश यादव जी रहे हैं। ये 30 वर्ष में मुख्यमंत्री बने थे। 15 मार्च 2012 से लेकर के 19 मार्च 2017 तक इनका कार्यकाल था। तो ये भी पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट हैं, फैक्ट हैं, लेकिन आपको याद रखना है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मंत्री परिषद या फिर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की। आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल के कार्यों की सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अभी हमने डिस्कस किया। सामान्य रूप से मंत्री परिषद की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है, जैसे मुख्यमंत्री की होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसकी अवधि विधानसभा में उसके दलीय बहुमत पर निर्भर करती है। तो जब तक बहुमत बना हुआ रहता है सरकार का, है ना, सदन में, तब तक ही इनका कार्यकाल चलता है, वरना उससे पहले भी कार्यकाल समाप्त हो सकता है। देखिए, मंत्रिपरिषद में मंत्री भी 3 प्रकार के होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। ये आप पॉलिटी में डिटेल में पढ़ते होंगे। राज्य मंत्री अनेक प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है ना। और खासतौर पर आप बोलें तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं यही वास्तविक कार्यपालिका होती है ना, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो 25 फरवरी 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक लगा था, है ना। तो याद रखना, सर्वाधिक अभी तक किसी राज्य में लगा है तो उत्तर प्रदेश में लगा है ना। और पहली बार कब लगा था? तो 25 फरवरी 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक लगा था। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, पहली बार वाली। भारत के ऐसे राजनीतिज्ञ जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सीट से चुनाव लड़े और देश के प्रधानमंत्री बने। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सीट से चुनाव लड़े हैं। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। तो ये 9 लोग ऐसे रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की किसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और बाद में ये मुख्यमंत्री बने। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।